प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में, जिसके बारे में बच्चों हमने इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसे दर्शाया कैसे जाता है, इन चीज़ों पे हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा टाइप्स ऑफ सेट, अर्थात समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहले फर्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। तो बच्चों सबसे पहले इसका बेसिकली मतलब समझिए, बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। इसकी जो डेफिनेशन है वो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, एकल यानी सिंगल। तो इसे डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी बच्चों सिंगलटन की या एकल समुच्चय की, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है आपका, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय। लेकिन अब इसके एग्जाम्पल भी है वो जो समझने जरूरी है, जिससे आपको ये जो डेफिनेशन है उसका बेसिकली मतलब समझ आ जाएगा। जैसे बच्चों मैं ये लिखता हूं कि x कोई नेचुरल नंबर है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था n का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। मतलब ये हो गया कि x कोई भी आपका संख्यात्मक मान है, किससे, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं से। और इसकी यदि हमें कंडीशन दे दी जाए, कि x ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5। क्या कंडीशन दे दी जाए आपको कि x ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5। तो बच्चों अब मेरा सवाल आपसे ये हो गया कि आप मुझे ऐसी प्राकृत संख्या बताइए, जो 3 से तो बड़ी हो लेकिन 5 से छोटी हो। क्या कहा मैंने, 3 से बड़ी हो लेकिन 5 से छोटी हो। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब केवल एक ही संख्या है, 4। भाई हम एक ही संख्या ऐसी जानते हैं जो 3 से और 5 से बीच में आई, यानी जो 3 से बड़ी और 5 से छोटी हो। वैसे बच्चों संख्याएं बहुत होती है, लेकिन बात जब प्राकृत संख्या की चल रही है तब केवल एक। तो इसको यदि मैं रोस्टेड रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, अब इसके अंदर केवल कितने अवयव है, एक। केवल कितना अवयव है, एक। तो ये क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। तो बच्चों बताइए एग्जाम्पल से ये बात आपके डेफिनेशन है उस दिमाग में आराम से क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है भाई। कहने का मतलब क्या है, सिंगलटन डेफिनेशन बच्चों को सेट के अंदर जितने भी टॉपिक है उनकी डेफिनेशन उनके नाम के अंदर ही है। यदि आप उनके नाम का मतलब समझ जाते हो तो डेफिनेशन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दिक्कत वैसे भी नहीं आने देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बच्चों एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि सेट का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर आगे की जो मैथ आपकी वो सेट के लेके चलेगी। इतनी बात आई समझ में, सिंगलटन सेट क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट इसका नेक्स्ट नंबर 2 रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, रिक्त। तो बच्चों यदि आप इसकी डेफिनेशन समझना चाहो तो रिक्त वर्ड समझ लो। रिक्त का मतलब क्या होता है, वे रिक्त अपनी जो
भाई अपनी हिंदी भाषा में रिक्त का मतलब हम कहते हैं खाली, यानी कुछ नहीं है उसके अंदर। खाली का होने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, कुछ भी नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय के बारे में दो बातें जो मैं बता रहा हूं वो आपको स्पेशली याद रखनी है। नंबर एक, इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसे फाई, क्या नाम होगा बच्चों इसका? फाई से दर्शाया जाता है। रिक्त समुच्चय को हमेशा फाई से दर्शाया जाता है। तो स्पेशल बात यही है कि जहां फाई दिखे उसका मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय। तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम कि फाई का मतलब होगा कुछ ऐसा। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आती है कि इसके अंदर यदि जीरो लिख दें तो, कई बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसके अंदर यदि जीरो लिख दें तो, लेकिन यदि आपको याद हो तो जीरो भी कुछ ना कुछ तो संख्यात्मक मान है, रियल वैल्यू है। तो यदि इसके अंदर मैं जीरो रख दूंगा तो ये खाली थोड़ी ना हुआ। तो स्टूडेंट्स आपको स्पेशली ये बात याद रखनी है, रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए फाई का ही प्रयोग करते हैं, और या इसे ऐसे लिखा जाता है। कोई ये सोच रहा हो आप में से कि जीरो लिख दें इसके अंदर, तो जीरो अपने आप में कोई ना कोई न्यूमेरिकली वैल्यू है, इसलिए वो खाली नहीं माना जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे किससे दर्शाएंगे? फाई से, और फाई का मतलब। नंबर 3, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, नाम से पता चल जाता है। परिमित समुच्चय डेफिनेशन इसकी इस वर्ड से ही हो रही है बच्चों आपकी। परिमित समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। क्या डेफिनेशन है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। अब इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये मानता हूं, अल्फाबेट के वोवल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5। कितने एलिमेंट है? 5 अवयव है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 एक परिमित संख्या है, तो इसे क्या बोला जाएगा? परिमित समुच्चय। यदि आप में से कोई ये सोच रहा हो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे, तो इसके अंदर कितनी संख्याएं आएंगी बता सकते हो क्या आप? तो ये परिमित के अंदर काउंट मत करना। सेट के बारे में जानकारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो परिमित है, हमें तो उसकी क्वालिटी पता चली है। लेकिन परिमित का मतलब यदि आप कोई सेट है जिसके लिए स्पष्ट रूप से आप ये बोल सकते हो कि हाँ इसके अंदर इतने अवयव हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 50 है या 100 कितने भी हो, तो आप क्या बोलोगे कि वो एक परिमित समुच्चय है।
यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। डेफिनेशन नंबर 4 क्या है, अपरिमित समुच्चय। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित हो। क्या डेफिनेशन है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित हो वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो बच्चों डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद इक्वल सेट, समान समुच्चय। देखिए इसके अंदर तो छोटी छोटी डेफिनेशन है। समान समुच्चय डेफिनेशन शब्द से ही इक्वल कहने का मतलब ये हो गया कि यदि मान लीजिए आपके पास कुछ सेट है एक जिसके अंदर अवयवों की संख्या है 3, एक अदर सेट है जिसके अंदर अवयवों की भी संख्या कितनी है 3। एन ए का भी इसके मतलब बता देता हूं, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अर्थात समुच्चय ए के अंदर अवयवों की संख्या को एन ए से दर्शाया जाता है और बी के अंदर अवयवों की संख्या को एन बी से दर्शाया जाएगा। तो यदि ए मैं सेट लिखता हूं जैसे ए बी सी, कैपिटल बी को लिखा सी ए बी, तो अब इसे ध्यान से देखें तो एक बात हमें समझ आ जाती है और वो ये कि अवयवों की संख्या बराबर है। ए इसके अंदर मौजूद है तो ए इसके अंदर भी मौजूद है, बी इसमें आ रहा है तो बी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें आ रहा है तो सी भी इसके अंदर आ रहा है। एक चीज गौर करी। और एक बात और जो आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बताई थी, अगर वो याद हो तो आपका एक कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर होगा कि सेट के अंदर अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। आपको मैंने क्या बताया था, सेट के अंदर अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। इससे क्या स्पष्ट होगा कि ये दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में एक बात घूमती रहती है कि यहाँ पे तो सबसे पहले ए आया, यहाँ पे सबसे पहले क्या आया सी, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर बी है, तो क्या ये बराबर होंगे? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यदि इसे मैं आगे पीछे करके ए बी सी लिख दूं तो बात तो एक ही है, रहेगा तो यही का यही। तो यदि किसी दो आपके पास अलग अलग सेट दिए जाएं और उनके अंदर अवयवों की संख्या बराबर हो, पहले सेट के सारे अवयव दूसरे सेट में और दूसरे के सारे अवयव यदि पहले सेट के अंदर विद्यमान हो तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। एक आता है बच्चों तुल्यकारी या तुल्य समुच्चय, यदि उनके अंदर केवल अवयवों की संख्या बराबर हो तो उनको तुल्य समुच्चय कहते हैं। सिर्फ अवयवों की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल ये रहा, यहां पे अवयव बराबर होने कोई कंपलसरी नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, समुच्चय के प्रकार, जिनमें सबसे ज्यादा यूजफुल ये रहेगा हमारे लिए, सबसे ज्यादा यूजफुल ये रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। हमने कुल कितने प्रकार पढ़े हैं इनके? 6। सबसे पहला नंबर 1 हमने पढ़ा सिंगलटन यानी एकल समुच्चय। डेफिनेशन नाम से पता चल जाती है, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो तो वो क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। उसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव न हो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल देना मैं भूल गया, तो बच्चों एग्जाम्पल मैं ये दे देता हूं, ऐसी इक्वल टू मैंने लिखा x और x मैं बोल लेता हूं ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। मैंने क्या लिखा, a एक सेट लिया मैंने, a के अंदर मुझे कौन से एलिमेंट चाहिए, x के फॉर्म के, वो मुझे सारे एलिमेंट चाहिए जो x जो नेगेटिव हो लेकिन हो नेचुरल नंबर।
लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो नेगेटिव हो। जानते हो ना, ये ऐसा कोई नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या नहीं है जो नेगेटिव हो। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा क्या? कुछ नहीं। कोई कह दे सर 0 लिख दो, तो 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर ही नहीं है। और 0 के लिए नहीं तो पॉजिटिव साइन महत्व रखता है ना नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? a = 5 लिख दो या ऐसे खाली भी, इसके अंदर मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, कुछ नहीं। तो ये इस वजह से मैंने ऐसा कहा था 0 लिखना सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है। फिर परिमेय समुच्चय हमने पढ़ा। परिमेय समुच्चय नाम से पता चल जाता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या परिमित हो। इसके बाद अपरिमित, नाम से पता चल गया जिसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित हो। समान समुच्चय, ऐसा समुच्चय अगर दो अलग अलग समुच्चय हो, उनके अंदर संगत अवयव भी बराबर हो और उन अवयवों की संख्या भी बराबर हो, तो वो क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। ये उदाहरण रहा। और तुल्य यदि अवयवों की संख्या बराबर हो। तो इनमें सबसे ज्यादा जो हमारे काम आता है वो आता है रिक्त समुच्चय। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ विशेष प्रकार की इसके अंदर जो जानकारी जो हमें स्पेशल काम में आएगी वो सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बच्चों हम एक आपका बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो ध्यान से समझना आपको। उप समुच्चय, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सबसेट। बहुत काम की चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो उप समुच्चय क्या होता है? जो आपने उप वर्ड को या सब वर्ड को कहीं ना कहीं लगा हुआ देखा होगा भाई। हम लगभग ये देखते नहीं है क्या कि यदि कोई ब्रांच है उसके ही कोई अगर पार्ट बना दिया जाए तो उसका सब ब्रांच उसकी या उप शाखा होती है नहीं होती? यदि कोई ब्रांच हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी, यदि उसकी हम एक सब ब्रांच यानी उसी का ही एक पार्ट बना दें, उसकी सब ब्रांच यानी सारी वो होती है नहीं होती, सब ब्रांच उसे उप शाखा कहते हैं। और उनका काम करने का प्रोसेस एक होगा, काम वही होगा, क्वालिटी एक जैसी होगी, सिर्फ थोड़ा सा साइज में डिफरेंस हो जाता है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां है। यानी एक सेट की यदि मैं कोई ब्रांच बनाऊं उसी के कुछ पार्ट्स को लेकर, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। यदि मेरे पास कोई एक सेट है, मैं उसके कुछ अवयव को लेकर एक ब्रांच बनाता हूं नई, या एक नया सेट बनाता हूं, तो वो उसका क्या होगा? एक तरीके से उप समुच्चय होगा। इसको समझने के लिए ढंग से हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए मेरे पास दो सेट है। एक तो मैंने मान लिया ए, जिसके अंदर मैंने मान लिया 1 2 3 5, कुल 4 अवयव है। एक मैंने अदर सेट लिया बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, आपके समक्ष दो सेट लिखी। पहला क्या लिखा? ए 1 2 3 5, फिर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो मैं कह रहा हूं उस वर्ड को पकड़ना है बच्चों आपको। तो मेरा वर्ड क्या है, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि यदि किसी सेट के सारे अवयव किस, जो बोले वो ध्यान से सुनो, यदि किसी सेट के समस्त अवयव किसी अन्य सेट के अंदर विद्यमान हो। क्या बोला? यदि किसी सेट के समस्त अवयव किसी अन्य सेट के अंदर विद्यमान हो तो वो उसका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय।
सारे विद्यमान है या नहीं है चेक कर लो, पता चल जाएगा। देखो ए के अंदर 1 दिखाई दे रहा है आपको, क्या बी के अंदर दिखाई दे रहा है? ये रहा। ए के अंदर 2 दिखाई दे रहे हैं ना, बी के अंदर है 3, ये रहा 5, ये रहा। इनको एक बार मैं ऐसे मिला देता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। ये देखिए कि यदि हम इन दोनों सेट को ध्यान से देखें तो एक बात जो है वो हमें स्पेशली दिखाई दे रही है इनमें। वो क्या दिखाई दे रही है कि ए के जो अवयव है वो सारे के सारे बी के अंदर है। तो ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ये डेफिनेशन होगी। मतलब समझ आना जरूरी है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है हमारे लिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम कोई भी तरीके की डेफिनेशन भी अपने आप लिख सकते हो और क्वेश्चन भी अपने आप कर सकोगे। फिर तो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या बोले हम कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ जाए। लेकिन क्या बी ए का सबसेट है क्या? बी ए का सबसेट है क्या? तो जवाब क्या होगा? नहीं है। क्या जवाब होगा? नहीं है। रीजन क्योंकि बी के अंदर देखो 4, क्या इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। बी के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, क्या अवयव ए के अंदर है? नहीं है। तो सबसेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, समझ आया? तो इसकी डेफिनेशन, इसको दर्शाने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, यदि किसी समुच्चय ए के समस्त अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। डेफिनेशन समझ आई कि यदि किसी समुच्चय ए के समस्त अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय ए के समस्त अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तथा यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने, कई जगह काम आती है। बी को ए का अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट कहते हैं। ए यदि सबसेट है तो बी क्या होगा? इसका सुपरसेट। इसको दर्शाने का तरीका क्या होगा? ए सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे दर्शाया जाता है? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, आगे की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।